स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह व्याकरण की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखें क्या करे। पहला करे किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? आपको ये बताना है कि किसमें जो है वो प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ए करप प्रकृत, बी करप प्रत्यूष, सी करप प्रज्वलित और डी प्रख्यात। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो विकल्प बी में जो है वो प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रत्यूष में जो है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सभी में जो है प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहे हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? आपको ये बताना है किसमें सभी शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है। ए कर छिद्र शव, बी कर सच ग्राम, सी कर आधा काम और डी कर मस्तक और श्वास। तो दूसरे का उत्तर बताना है कि किसमें जो है सभी शब्द तत्सम है। तो ये विकल्प बी जो है ये सभी तत्सम है। तो आपका डी उत्तर सही होगा। मस्तक और श्वास जो है ये दोनों तत्सम शब्द हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, करें निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? आपको ये बताना कि कौन सा शब्द तद्भव है। ए माँ, बी मुख्य, सी मनुष्य और डी बानर। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो तद्भव है। तो मुख्य, मनुष्य और वानर ये तीनों तत्सम है। माँ जो है वो क्या है, ये तद्भव है। तो विकल्प ए जो है तीसरे का उत्तर सही होगा। माँ का तत्सम मातृ होता है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथे में करे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है। ए कर भंडार, बी कर कुकुर, सी कर घर और डी कंगन। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है। तो विकल्प बी जो है ये सही होगा। ये तद्भव नहीं है। कुकुर जो है वो तत्सम शब्द है। पांचवें नंबर सवाल पर आते हैं। पांचवें करके निम्नलिखित में देशज शब्द है। आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें देशज है। ए नुक्कड़, बी लंगोट, सी मखौल और डी चमगादड़। तो आपको ये बताना कि कौन सा शब्द इसमें देशज है पांचवें नंबर सवाल में। तो विकल्प सी सही होगा। मखौल जो है वो देशज शब्द है। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवें नंबर सवाल में करें किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? आपको ये बताना कि कौन सा शब्द जो है वो विदेशी मूल का है। इसमें से किस विकल्प के जो शब्द हैं वो विदेशी मूल के हैं। ए कह रहा है मसाला नमक, बी कह रहा है आज चेहरा, सी कह रहा है कबूतर आसरा, डी कह रहा है लालच और कमरा। तो आपको बताना कि किस विकल्प के जो शब्द हैं वो विदेशी मूल के हैं। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। मसाला और नमक ये दोनों विदेशी मूल के शब्द हैं। दोनों विदेशी मूल के हैं, जबकि बाकी में जो है कोई विदेशी है तो कोई देशी है। दोनों विदेशी मूल के शब्द जो है वो नहीं है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ए कह रहे संयोग, बी महीना, सी पड़ोसी और डी कह रहे कुटुंब। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो कुटुंब शब्द जो है वो तत्सम है। विकल्प डी सही होगा। कुटुंब का जो तद्भव होता है वो कुटुंब होता है। तो विकल्प डी सही है। आठवें नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ए कर हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, बी कर कि भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, सी कर के लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा और डी कर कि देश को नटवरलालों की ने तरह तरह से ठगा है। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो विकल्प डी जो है वो सही होगा। इसमें यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। नए प्रश्न पर आते हैं। सवाल नंबर क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है किस वाक्य में है। ए करे यह मेरी पुस्तक है, बी करे कि वह कुछ खा रहा है, सी करे कौन जा रहा है और डी करे कि जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त है। तो 9 का अगर उत्तर देखें तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ये वाचक युक्त है। वह कुछ खा रहा है, मतलब पता नहीं कि क्या खा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वनाम है वो अनिश्चय है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आपको ये बताना है विशेषण की उत्तमावस्था। आपको पता है कि विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
ये विशेषण की तुलनात्मक अवस्था होती है। तो आपको बताना किसमें उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। ए करक यह बहुत सुंदर चित्र है। बी करक मेरा घर उसके घर के से छोटा है। सी करक उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए और डी करक मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। तो उत्तम अवस्था का मतलब होता है कि विशेषण की जो सबसे अंतिम अवस्था होती है, तीसरी अवस्था। तो इसका उत्तर आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। उससे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, इसमें विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। जबकि यह बहुत सुंदर चित्र है, ये मूल अवस्था है। उसके पास मेरा उसके घर से छोटा है, मेरा घर उसके घर से छोटा है। इसमें जो है उत्तरावस्था है और डी में भी उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया है, जबकि सी में उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। सवाल नंबर 11 कह रहे हैं कि सर्वनाम से निर्मित भावाचक संज्ञा कौन सी है? आपको ये बताना कि कौन सी इसमें भावाचक संज्ञा सर्वनाम से निर्मित है। ए कह रहा है कायरता, बी कह ईर्ष्या, सी अहंकार और डी कह रहा है औचित्य। तो सर्वनाम से निर्मित भावाचक संज्ञा बतानी है तो अहंकार है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। आपको ये बताना कि प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। ए करे तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। बी करे अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। सी करे हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और डी करे उसने मेरे लिए सामान खरीदा। तो आपको किसका उत्तर बताना है। आपको बताना कि प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग। प्रणर्थक क्रिया का मतलब है कि कर्ता जो है वो क्रिया किसी और से करवाता है। तो इसमें विकल्प बी जो है वो प्रणर्थक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, स्वयं नहीं लिखता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है। आपको बताना किसमें क्रिया का सक्रमक रूप है। एक माँ बच्चे को सुलाती है। बी करके चिता तेज दौड़ता है। सी करके वह बहुत समय से सो रहा है और डी करके शोरगुल से बच्चा जाग गया। तो आपको ये था ना कि इसमें क्रिया का सकारात्मक रूप जो है वो प्रयोग किया गया है। तो अगर 13 की बात करें तो माँ बच्ची को सुलाती है, इसमें क्रिया का सकारात्मक रूप प्रयोग किया गया है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कह रहे कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। आपको ये बताना क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। एक वह अचानक चला गया, अचानक नहीं चला गया, अचानक चला गया है। ये अचानक नहीं होगा, अचानक होगा। वह अचानक चला गया। बी करे मेरी बात ध्यान से सुनो। सी करे नौकर मालिक से खुश रहता है और डी करे वह प्राय यहाँ आया करते थे। आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। रहित है, सहित नहीं, रहित बताना है। तो इसमें वह अचानक इसमें भी है, मेरी बात इसमें भी है। तो विकल्प सी जो है ये इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य जो है ये नहीं है, बल्कि क्रिया विशेषण से ये रहित वाक्य है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। आपको बताना क्या है, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग जो है वो किस वाक्य में नहीं है। ए करब मेरे घर से के पीछे रहता है। बी करे हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। सी कहता है माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। और डी करे यह काम पहले करना चाहिए था। आपको बताना कि संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है 15 नंबर सवाल में। तो विकल्प डी में इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। यह काम पहले करना चाहिए था। इसमें जो है वो संबंध सूचक का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सभी में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग जो है वो किया गया है। आते हैं सवाल नंबर 16। कह रहे किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग। ए करे वे कल जा रहे हैं। बी करे आप तो महान हैं। सी करे कोई आदमी आया था और डी करे वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो आपको बताना कि किसमें जो है वो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सर्वनामिक विशेषण का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्वनाम जो किसी भी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो 16 का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कोई आदमी आया है। इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 में करें किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि निपात भी एक तरह का अव्यय होता है जो किसी भी सेंटेंस के भाव को बढ़ाने का या उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। ए करे कि शहर भर में यह बात फैल गई। बी करे वह तो घर पर नहीं है। सी करे मैं भी आपके साथ चलूंगा। और डी करे कि मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। तो आपको बताना कि इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प डी में जो है निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी इसमें भर, इसमें तो, इसमें भी ये निपात का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। कह रहे कि निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना कि कौन सा जो है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वात, बी मारुत, सी अनिल और डी कह रहा है समीर।
तो आपको पता ना कि पवन का पर्यायवाची इसमें कौन-सा शब्द नहीं है, तो मारुति जो है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प बी उत्तर जो है 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द घर के प्रवाची हैं? आपको 19 नंबर प्रश्न में क्या बताना है? आपको ये बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? ए करण निकेत निलय, बी सदन साकेत, सी आलय निकुंज और डी करेक्ट गृह और भुवन। तो आपको घर के प्रवाची बताना है किस विकल्प में घर का प्रवाची है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर तो विकल्प ए हो जाएगा। निकेत और निलय ये दोनों घर के प्रवाची हैं। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में करें किस विकल्प में परस्पर प्रवाची शब्द नहीं है? आपको ये बताना है किसमें जो है परस्पर प्रवाची शब्द नहीं है। ए करें कि समुद्र उदधि, बी करें चपला बिजली, सी करें चंद्रमा शशांक और डी करें कि भास्कर और निशाकर। तो 20 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही क्या होगा। समुद्र उदधि, चपला बिजली, चंद्रमा शशांक, भास्कर और निशाकर। तो 20 का विकल्प डी जो है ये परस्पर प्रवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि ये दोनों जो है किसके प्रवाची हैं। समुद्र और उदधि दोनों प्रवाची हैं, एक ही के समुद्र के। चपला और बिजली ये भी बिजली के। चंद्रमा और शशांक ये भी जो है चंद्रमा के प्रवाची है। आपको डी वाले का बताना है कि किसके प्रवाची शब्द हैं अलग अलग। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 में कह रहे हैं कि विस्मयबोधक जो है विस्मयबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको बताना है कि विस्मयबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये करे कि ये वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। बी करे इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। सी करे कि एक ही विस्मयबोधक शब्द के सभी मनोभावों को शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। और डी करे कि ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। तो आपको बताना कि कौन सा तथ्य जो है वो विस्मयबोधक अव्यय के संदर्भ में सही नहीं है। 21 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सभी विस्मयबोधक एक ही मनोभाव को सूचित नहीं करते हैं। अलग-अलग मनोभावों को क्या करते हैं, वो सूचित करते हैं। तो 21 का विकल्प सी जो है वो सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना किसमें जो है परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ए करें निषिद्ध विहित, बी करें मृषण रुक्ष, सी करें कि शांत क्लांत और डी करें कि वैमनस्य का सौमनस्य। तो किसमें परस्पर विलोम नहीं है आपको ये बताना है 22 में। तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। श्रांत का क्लांत नहीं होता है। हम इसको थका हुआ भी कह सकते हैं, आप प्रफुल्लित या ताजगीपूर्ण कह सकते हैं। तो ये विकल्प अशुद्ध है। 23 में आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि इति और इति का सही अर्थ क्या है, अर्थभेद क्या है? ए करें पूर्णता इच्छा, बी करें पीड़ा समापन, सी करें प्रारंभ विश्वास और डी करें कि समाप्ति और दुख। तो 23 का बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर समाप्ति और दुख हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत है, अर्थात किसमें सही है ये आपको बताना है। ए कर कोर कौर ग्रास किनारा, बी कर निश्चल निश्चल सीधा स्थिर, सी कर सुधी सुधी विद्वान और चेतना और डी कर कि परुष और पुरुष कठोर और नर। तो बताना है कि किसमें सुसंगत है। तो देखो ए बी सी इसमें तो सुसंगत नहीं है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, एक दूसरे को उलट करके लिखा हुआ है, लेकिन सुसंगत डी में है। तो विकल्प डी इसका सही होगा। पुरुष का मतलब कठोर होता है और पुरुष का मतलब नर होता है। ये सही है, बाकी सब में जो है उसका इधर-उधर लिखा हुआ है। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि भ्रांत का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि भ्रांत का विलोम क्या होता है? ए करें विभ्रांत, बी करें निभ्रांत, सी करें कि संभ्रांत और डी करें कि उद्दांत। तो आपको ये बताना है कि भ्रांत का विलोम जो है वो क्या होगा 25 नंबर सवाल का। तो भ्रांत का बी निभ्रांत होता है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो 25 का विकल्प बी सही होगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि जिसको बस में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? जिसको बस में करना क्या हो कठिन हो। ए कर दुस्तर, बी कर दुर्वह, सी कर दुर्दांत और डी कर द्रोह। तो जिसको बस में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उसके लिए दुर्दांत शब्द का हम प्रयोग करेंगे। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो 26 का सही हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर सवाल। करें किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आपको बताना है कि नीचे जो विकल्प दिया है इसमें एक सेंटेंस के साथ उसका जो है एक एक वाक्यांश लिखा हुआ है, एक अंश लिखा हुआ है, अनेकार्थ शब्दों का एक शब्द जो है अनेक शब्दों का एक शब्द लिखा हुआ है। तो आप बताना कि किसका जो है वो सही नहीं है। ए करे कि जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो सहजात, बी करे कि जिसकी विवेक विवेक बुद्धि स्थिर हो स्थित प्रज्ञ, सी करे कि समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रतिउन्नति कहते हैं
और डी कह रहे हैं कि जो रोका हुआ ना हो अनुरुद्ध कहते हैं। तो आपको बताना कि किस में जो है वो सार्थक जो है वो प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो विकल्प ए में जो है वो नहीं है। जो आप ही आप उत्पन्न हुआ उसको सहजात नहीं, उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ये गलत है, अर्थात विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28, कह रहा है कि शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आपको ये बताना है कि शौरसेनी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ए गुजराती, बी सिंधी, सी राजस्थानी और डी कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी। तो कौन जो है वो शौरसेनी में नहीं आता है? तो सिंधी नहीं आएगी। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है? ए मुद्रा राक्षस, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी रविंद्र कालिया। तो गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो गालिब छोटी शराब की अगर बात की जाए कि ये किसकी आत्मकथा है तो ये रविंद्र कालिया की है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे फांस किसका उपन्यास है? आप ये बताना कि फांस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ए संजीव, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी गिरिराज किशोर। तो फांस उपन्यास के बारे में बताना है। तो इसका प्रकाशन 2015 में हुआ था और ये संजीव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। और ये विदर्भ के किसानों से संबंधित उपन्यास है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।